हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से हम लोग एशियंट हिस्ट्री की लूथरन बुक का पार्ट 3 लाए हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 2 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग का तीसरा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के लेखक आपको पता है कि चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। या इसमें लगभग 15 अधिकरण हैं और जो है इसमें 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और इसके अनुवादक आपको याद रखना है श्याम शास्त्री जी हैं। तो अधिकरणों की संख्या आपसे पूछी जाए तो आप 15 जवाब देंगे और प्रकरणों की पूछी जाए तो आपसे जो है 180। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया जाता है। और कल्हड़ की जो आपकी पुस्तक थी राज तरंगड़ी, इसमें 8 तरंग हैं और ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। हमें जो कल्हड़ के राज तरंगड़ी जो इसकी रचना है, पुस्तक है, उससे हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। और जो इसका सर्वप्रथम आपसे पता चला कि ये जो संस्कृत साहित्य में जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उसको क्रमबद्ध लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास एक कल्हड़ ने किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें बताया जा रहा है कि अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। अरबों की जो सिंध विजय होती है तो उसका पूरा चिट्ठा जो है आपसे पूछा जाए, पूरी कहानी अगर आपसे पूछी जाए तो किस बुक में है? उसका नाम है चचनामा। और इसके लेखक कौन है? इसका लेखक है अली अहमद। उसके बाद अगले पॉइंट में आपसे बताया गया है कि जो संस्कृत भाषा व्याकरण की जो ग्रामर की आपकी जो पहली पुस्तक है उसे हम अष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं और उसके लेखक जो हैं हमारे पाणिनि जी हैं। इससे हमें किस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो इसे मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, तो आपको ये ध्यान देना है कि ज्योतिष ग्रंथ जो है कात्यायन की एक गार्गी संहिता है, जिसमें भारत पर जो यवन आक्रमण होता है तो उसका एक उल्लेख भी मिलता है। तो आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएँ और इसमें से यवनों के आक्रमण का उल्लेख निम्न में से किस बुक में मिलता है? तो गार्गी संहिता। या निम्न में से कौन सा एक ज्योतिष ग्रंथ है? तो उसमें से हम गार्गी संहिता चुनेंगे। या कात्यायन की कौन सी किताब है या पुस्तक है? गार्गी संहिता। उसके बाद हम आगे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें बोला गया है कि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके महाभाष्य शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो आपको ये बहुत फेमस ही पुस्तक आपको मानी जाएगी, रचना मानी जाएगी पतंजलि जी की। तो पतंजलि की रचना का नाम है महाभाष्य और इसमें जो है शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है, शुंग के इतिहासों के बारे में जानकारी मिलती है। और उसके बाद हमारी हेडिंग है विदेशी यात्राओं से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। जो विदेशी यात्राएं हमारे आते रहे हैं तो उनसे हमें कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती हैं? तो सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक जी। तो यूनानी रोमन लेखकों में सबसे पहला था टेसियस, उसके बाद हेरोडोटस और उसके बाद निरियाकस हो गए, आनेसिक्राटोस हो गए और अरिस्टोबुलस हो गए। इनसे हमें कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। तो हम मेन जो हमारे लेखक हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें टेसियस है, यह ईरान से आया था, यह ईरान का राजवेद था। और जो ये इसने जो अपनी जिसने इसकी इसकी जो भारत के बारे में जो इसने वर्णन किया है, इसने जो लिखा है भारत के बारे में, तो वो कुछ ज़्यादा ही कल्पनाशील वाला लगता है। वो बहुत ही अनबिलीवेबल एकदम स्टोरीज आप उनकी बोली जाएंगी, वो विश्वास करने के योग्य ही नहीं। तो इसलिए इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है टेसिस, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं रखता है। उसके बाद हमारा सेकंड हेरोडोटस, इसे तो बहुत इंपॉर्टेंट हमें लोग बोलेंगे क्योंकि भाई इसे इतिहास का पिता भी बोलते हैं। और इसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका में ही इसमें भारत फारस के जो इतिहास का वर्णन इसमें बोला गया है तो वो भी इसमें मिलता है। और उसके बाद में परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तो आज सिर्फ इसमें 2 ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि हेरोडोटस की पुस्तिका हिस्टोरिका में है, इसमें किसकी जानकारी मिलती है? भारत फारस के संबंध का वर्णन किया गया है और इसे इतिहास का पिता भी बोलते हैं, सिंपल सी बात। उसके बाद है सिकंदर के आने वाले लेखक। सिकंदर के साथ में कौन आया था? निरियाकस, जो उसका जल सेनापति था। आपको आगे अभी हम लोग वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग ये समझ में आएगा कि निरियाकस कौन था। और उससे आने से कटसा है और तुम्हारे एस्टोबुलस होंगे। तो इनके जो विवरण मिले हैं ये काफ़ी ऑथेंटिक माने गए हैं, काफ़ी इन पर प्रमाणिक माने गए हैं। आते हैं अपने अगले पॉइंट। उसके बाद है मेगास्थनीज। तो आपको याद रखना है मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने पुस्तक इंडिका लिखी थी। इसने मौर्य युग के शासन में है तो भाई मौर्य की जानकारी हमको देगा, सिंपल सी बात है। और उसके बाद डायमेकस की बात करते हैं। ये सीरिया नरेस आंतियोकस का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था
और डायमेका जो था वो सीरिया नरेस जो आंतियोकस था उसका राजदूत था और बिंदुसार के राज दरबार में आया था। तो अब बिंदुसार भी मौर्य वंश से संबंधित हैं, तो इससे भी डायमेकस से भी हमें मौर्य युग की जानकारी ही मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग डायनोसियस की। डायनोसियस या मिस्र देश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। तो हम लोगों को ये बात कुछ समझनी है। तो मेगास्थनीय देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। डायमेकस आपको बिंदुसार के बाद में रखना है, बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डायनोसियस था वो टॉलमी के राजदूत था और जो अशोक के शासनकाल में आया था। टॉलमी की बात करते हैं तो टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में जो है भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। तो आप जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या इंडिया ज्योग्राफी आप बोल सकते हो इसको, टॉलमी ने ये लिखा था, ये पुस्तक उसने लिखी थी। उसके बाद प्लिनी की बात करते हैं। तो प्लिनी क्या कहता है, एक किताब लिखी थी जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री। क्या क्या था इसमें जो इंडियन जो एनिमल होंगे, प्लांट्स होंगे, जो मिनरल्स वगैरह होंगे, उनके बारे में जानकारी देती है इस बुक। तो नेचुरल हिस्ट्री था वो प्लिनी ने लिखी थी, जिसमें इंडियन चीज़ें जैसे कि पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों, इनके बारे में जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी की बात करते हैं। ये एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, ये बताया गया है। और यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। अब जो भी आया हो तो इसलिए जो उसका नाम नहीं इसमें लिखा गया है, क्योंकि वो हम लोग को पता है नहीं, इसलिए ये लेखक के नाम से ही हम लोग इसको पहचानेंगे। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। और ये आपको यह प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस सिंपल सा आपको ये नॉलेज के लिए हम लोग रख सकते हैं। देखिए चीनी लेखक बहुत है, देखिए चीनी लेखक हमको बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछे भी जाते हैं इन सब से। तो इसमें से देखिए फाइहान आपको याद रखना है। फाइहान एक चीनी यात्री था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और ये बताया है कि वो मध्य प्रदेश में जब आया था और जो है इसने मध्य प्रदेश की जनता को काफ़ी सुखी और समृद्ध बताया है और ये भारत में लगभग 14 वर्षों तक रहा। तो आपसे देखिए 3 पॉइंट यहाँ से निकल के आते हैं। फाइहान कौन था, एक चीनी यात्री था। किसके शासनकाल में आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। क्या बताता है वो, कितने वर्षों तक भारत में रहता है, 14 वर्षों तक। वो भारत में काफ़ी सुखी समृद्ध और काफ़ी प्रॉस्पर कंट्रीज के रूप में वो डिनोट करता है अपनी पुस्तक में। उसके बाद आते हैं संयुगन की बात करते हैं। ये 518 में भारत में आया है। इसने केवल 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तो बौद्ध धर्म के बारे में इसने केवल लिखा, किसी राजवंश, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक किसी बारे में इसने जानकारियाँ नहीं दी हैं। उसके बाद ह्वेनसांग के बारे में बात करते हैं। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। तो सिंपल सी बात है, हाँ से ह्वेनसांग, हाँ से हर्षवर्धन, आपकी हमेशा आपको याद रहेगा। ह्वेनसांग जो है 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए आया। और हम लोग बात करते हैं कि भारतीय राज्य, ये आपसे प्रश्न पूछता है कि किस भारतीय राज्य में, तो ये आपको याद रखना है जो एक कपिशा राज्य होगा आपको उस राज्य में आया था। लगभग कितने सालों तक रहा जी, 15 वर्षों तक रहा। 15 वर्षों तक रहा अगर, तो कब लौटा, तो 15 इसमें जोड़ दीजिए, लगभग 44-45 में चीन लौट जाएगा। क्या क्या उसने यहाँ पर जो नालंदा विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन किया। अध्ययन करने के साथ जो बौद्ध ग्रंथ है, काफ़ी ज्ञान भरा था बौद्ध ग्रंथों में। तो बौद्ध ग्रंथों में जो एकत्रित करके वो वापस ले गया। देखिए ध्यान समझ जाइए, ले गया है। और उसके बाद क्या करता है, उसने भ्रमण वृत्तांत जो घूमा फिरा, उसकी जो उस पर एक किताब लिखी है, उसका नाम है शियुकी। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, शियुकी किसकी पुस्तक है, तो ये आपको याद रखना है। शियुकी जो है आपकी शियुकी ह्वेनसांग की है, आपको याद रखना है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया जी, आप बोलेंगे हास्य ह्वेनसांग, हास्य हर्षवर्धन। सिंपल सी बात है। कब आया, 629 में, 15 साल तक रहा, तो 15 साल जोड़ के वो चला जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे। क्या जानकारी मिलती है जी, 138 देशों के बारे में जानकारी मिलती है। तो काफ़ी भ्रमण करने वाला था, ठीक है। किस चीज़ की जानकारी मिलती है इसमें, अपने भारत में जो चूँकि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था कन्नौज वगैरह में, तो उसने समाज में धर्म, राजनीतिक और काफ़ी सामाजिक जानकारियाँ उसने दी हैं अपनी पुस्तक में। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था जब उसने बताया था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ सूर्य, शिव प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि जो है बुद्ध की भी वो पूजा उन्होंने की, सूर्य की भी की, शिव जी की भी की, ठीक। उसके बाद बात करते हैं नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे आचार्य शीलभद्र थे। आपको ये बात ध्यान देनी है, जो शीलभद्र थे ये कुलपति थे ह्वेनसांग के समय, अर्थात ह्वेनसांग के समय हर्षवर्धन काल में ही बात हो रही है। और 15 वर्षों तक रहे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। तो इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने
इत्सिंग के बारे में। तो इत्सिंग जब बारे में बात करते हैं तो यह 7वीं शताब्दी में भारत में आया और इसने अपने विवरण में क्या-क्या दिया, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया उसने। अच्छा, उसके बाद ये हमारी बात हो गई चीनी लेखकों में। चीनी लेखकों में मुख्यतः हम लोगों ने 4 नाम याद करने हैं, फाहियान, शेंगयूंग और हुएनसांग और इत्सिंग। ठीक है, इसमें हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में आया था। शेंगयूंग ये 3 वर्षों तक केवल रहा। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, शिव की पुस्तक लिखी थी। और इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत में आया। उसके बाद अरबी लेखक में ध्यान दीजिए, अल-बरूनी आपको याद रखना है। अल-बरूनी, तो अल-बरूनी किसके साथ आया था भाई? महमूद गजनवी के साथ में भारत में आया। ठीक है, क्या किया इसने? किताब लिखी। किताब का नाम है किताब-उल-हिंद। देखिए ध्यान देना आपको, किताब-उल-हिंद, किताब-उल-हिंद या उसे बोलते हैं तहकीक-ए-हिंद, या हिंदी में इसका मतलब है तहकीक में खोज करना, तहकीकात करना, भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत। तो आपको ये बात ध्यान देनी है, किताब-उल-हिंद बोले हम जाएंगे अल-बरूनी के साथ, तहकीक-ए-हिंद बोले हम जाएंगे अल-बरूनी के साथ, या बात करें वो भारत की खोज, हम जाएंगे अल-बरूनी के साथ। तो उसने क्या बताया है इस ग्रंथ में? उसने धर्म, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया और रीति रिवाजों, प्रथाओं, इन सब का जो है पूरा डिटेल में 80 अध्यायों में विभाजित करके उसने अच्छे से व्याख्यान किया है, उसका विवरण दिया है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं, इब्न बतूता, जिसका हम लोगों ने शायद गाना भी सुना होगा, इब्न बतूता बगल में जूता। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो इब्न बतूता आपको याद रखना है, यह मोरक्को से आया था। तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं कि इसने एक यात्रा वृत्तांत लिखा जिसे रेहला लिखा है। यात्रा वृत्तांत, ये भी घूमने फिरने भ्रमण करने वाला था, पसंदीदा। अब उसने एक पुस्तक का नाम लिखा जो कि यात्रा वृत्तांत था, उसका नाम था रेहला। अच्छा, अब इसमें क्या करता है? इसमें बहुत ही प्रचुर और सबसे रोचक जानकारियाँ देता है, किसके बारे में? भारत उपमहाद्वीप के बारे में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 1333 में। 1333 में क्या होता है, दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। तो आपको ये बात ध्यान देना है कि वो कब आता है भारत में? भारत में आता है 1333 में। इब्न बतूता मोरक्को से आता है 1333 में, और जो है 1333 में जब ये दिल्ली पहुंचता है तो इसकी जो आप बोल देंगे इंटेलिजेंस से इतना वो प्रभावित हो जाते हैं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। तो अब मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे उसके बारे में एक बात याद रखिए, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान बोला जाएगा मध्यकालीन भारत में, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान बोला जाएगा, मध्यकालीन इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान बोला जाएगा। और वो जो है इब्न बतूता से क्या हो जाता है, काफ़ी जो है उससे जो प्रभावित हो जाता है और उसे न्यायाधीश नियुक्त करता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है, अन्य लेखकों के बारे में जानकारी लेते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने लेखकों के बारे में चर्चा की, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि जो है यूनानी जो आपके यात्रियों से मिलने वाली जानकारी थी हम लोग वो ली, और उसके बाद हम लोगों ने चीनी, और उसके बाद जो हम लोगों ने अरबी, इन सब के बारे में हम लोगों को जानकारी ली। उसके बाद अन्य लेखकों के बारे में देख लेते। तारानाथ याद रखिए और मार्को पोलो याद रखिए। तारानाथ क्या था? तिब्बती था। क्या किया? दो अपने यहाँ पे इसको दिखाई दे, तो आपको बस सिंपल साथ रखना है। तारानाथ ने 2 पुस्तकें लिखी हैं, 2 ग्रंथ की रचना की है, एक है कंगयूर और एक है तंगयूर। कंगयूर और तंगयूर, ठीक है। भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, सिंपल से 2 वर्ड आपको याद रखना है। उसके बाद मार्को पोलो जो था पांड देश की यात्रा पर आया था, पांड देश जो कि साउथ में हम लोग पढ़ेंगे भी बाद में। तो मार्को पोलो जो है 23वीं शताब्दी में पांड देश में आया था। तो इसके विवरण में जो है भाई पांड देश में आया था, तो पांड के इतिहासों के बारे में जानकारी मिलती है मार्को पोलो के बारे में। और हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे प्रागैतिहासिक काल। इतिहास कितने काल में हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एडिशन को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।